हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो आज बहुत दिन बाद मुझे थोड़ा समय मिला और जो वीडियो आप लोग मुझसे मांग रहे थे वो वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है माय आईबी एसीआईओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। कितना मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला, कहाँ था, कितने मेंबर पैनल थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसे मेरा ड्रेसअप था, सब कुछ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं हूँ अर्नब मजुमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 इन सीजीएल 2022 एंड ऑल इंडिया रैंक 518 इन सीजीएल 2021, ऑल्सो सिलेक्टेड इन आईबीएसएओ, रेलवे, एनटीपीसी एक्सेट्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो एक्चुअली मैं थोड़ा एक रेड में गया था, जो जिसको इनकम टैक्स की भाषा में सर्च एंड सीजर बोलते हैं। तो उसमें गया था, तो उसमें थोड़ा बिजी था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर देता। तो किसी दूसरे दिन मैं आपको रेट का, इनकम टैक्स रेट का एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। तो आज बढ़ते आगे। ये है मेरा फेसबुक प्रोफाइल, ये है मेरा इंस्टा प्रोफाइल। आप चाहे तो मुझे इस फेसबुक और इंस्टा में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उसके पहले ये मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। 26 मई 2022 को आया था, फर्स्ट बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा, हाउ टू अटेम्प्ट टीयर 2 पेपर ऑन एग्जाम डे। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। एग्जाम डे के टाइम आपको टीयर 2 पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आप करके आ सकते हैं अच्छे से। और दो है, सेकंड है इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो सारे के सारे मैं डिटेल्स वीडियो आपको दे दूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को क्लिक करके रखना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर। और जो जो लोग मेरे से इंटरव्यू का गाइडेंस मांगते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस चाहते हैं टीयर 2 के सिलेक्शन के बाद, उन लोगों को लेके मैं अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा। और उन लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेनिंग दूं कि मैंने कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया। मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा ओनली फॉर आईबीएसएओ इंटरव्यू। टीयर 2 के बाद, टीयर 2 एग्जाम होने के बाद आप लोग मेरे फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी पे ये या मेरे टेलीग्राम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से मैं स्टूडेंट लोगों को लेके एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और वहां पे इंटरव्यू गाइडेंस का, मैंने गाइडेंस देने का एक प्लान सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट वीडियोस में मिस कर गया। लास्ट मेरा दो वीडियो है आईबीएसए के ऊपर, दो तीन वीडियो मैंने बनाया, आप उसको जाके जरूर देखिए। जिसको भी जो भी डाउट है, डिटेल में आईबीएसए का जॉब प्रोफाइल के बारे में और सब कुछ के बारे में बताया गया है। तो एक बात मैं बताना भूल गया कि टीयर 2 के बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता। टीयर 2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले एक दिन आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। मतलब आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बाद में अपलोड करूंगा। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी मार्क्स है कुछ, वो आपका रख रख दिया जाता है मार्क्स को। सबको इंटरव्यू में अलाउ किया जाता है। जो लोग टीयर 2 में क्वालिफाई करेंगे सबको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन टीयर 2 का रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। उसमें आपको अपियर होना पड़ता है। सारे के सारे डिटेल्स आपका अगर ठीक ठाक रहेगा तब आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट वैसा कुछ नहीं होता, कंप्यूटर में ही होता है। कंप्यूटर में ही साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा। कैसे होता है, क्या क्या होता है, मैं बाद में एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेयर कम्स द इंटरव्यू डिटेल्स। पूरा का पूरा एंड तक देखना। तो पहले तो बता देता हूँ इंटरव्यू डेट एंड लोकेशन। मेरा इंटरव्यू हुआ था 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च 2022 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। लोकेशन मेरा कोलकाता था। कोलकाता के पास पाटुली है, पाटुली या गड़िया, गड़िया जो इलाका है, वहाँ पे एक ऑफिस है उन लोगों का। देख के पता नहीं चलता कि वो आईबी का ऑफिस है। तो उस पाटुली रीजन में एक ऑफिस है, उसमें ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद एक दो महीने बाद वहीं पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है,
कोलकाता का इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे कैंडिडेट्स का वहीं पे हुआ था। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू टाइम। 10 बजे बुलाया गया था, ठीक है, 10 बजे 10 AM को बुलाया गया था। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर एक दिन 50 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, हर एक दिन 50 कैंडिडेट्स थे। और मेरा मतलब किस्मत ही ऐसा था कि मेरा नाम 50 में ही था, 50 में ही था। तो 10 बजे वो लोग ने, आईबी वालों ने मुझे बुलाया था। 50 कैंडिडेट्स का बैच था और मेरा नंबर 50 में ही था। तो मैं जब इंटरव्यू में घुसा तब 5:30 PM बज गया था। मतलब 10 बजे जाओ, उसके बाद 5:30 तक, 5:30 शाम को 5:30 बजे तक वेट करो। उसके बाद मैं इंटरव्यू दिया। उसके बाद वो लोग अपना सब कुछ मतलब पैकअप करके वो लोग जाने के लिए रेडी है। मतलब मैं मेरा इंटरव्यू होने के बाद वो लोग शटर नीचे की, ऐसा बात हुआ था। मतलब पूरा दिन 7.5 घंटा मुझे बैठा दिया गया। उसके बाद मैं वेट करता रहा, मेरे आगे वाले का सबका इंटरव्यू होता रहा। उसके बाद लास्ट कैंडिडेट मैं ही था इंटरव्यू देने वाला। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और थोड़ा प्रेशर भी बढ़ जाता है कि मेरा लास्ट में है, कब आएगा। लेकिन बोला गया था मुझे 10 बजे आने को। सब 10 बजे चले गए और उसके बाद अकॉर्डिंगली जिसका जैसा सीरियल नंबर था उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू कॉल है। तो मेरा लास्ट में गया था। तो ये मैं मुझे याद है। उसके बाद माई ड्रेसअप फॉर द डे, आप देख सकते हैं मैंने ऐसा ड्रेसअप किया था, सिंपल, कोई ब्लेजर वगैरह नहीं पहना था। एक व्हाइट शर्ट, सिंपल एक व्हाइट शर्ट, और उसके साथ एक टाई पहना था। और नीचे पैंट मैंने जितना मुझे याद है कि एक चॉकलेट कलर या ब्राउन कलर का मैंने एक फॉर्मल पैंट पहना था। और शूज, ब्लैक शूज जो होते हैं वही पहना था। ठीक है, ये मेरा ड्रेसअप था। उसके बाद नेक्स्ट, द एंट्री एनवायरनमेंट ऑफ द वेन्यू। देखिए एंट्री में घुसे, मतलब ऑफिस के मतलब प्रेमिसेस में जब घुसे तब एडमिट दिखा, गार्ड ने मेरा एडमिट कार्ड देखा। उसके बाद एडमिट कार्ड देखने के बाद ही एंट्री अलाउ किया। एंट्री होने के बाद हम लोग ऊपर चले गए बिल्डिंग के। तो वहां पे जाके फिर से हमें बैठाया गया। उसके बाद हमारे वहां पे आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह फिर से चेक हुए कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। तो उसके बाद सबका चेक हुआ। उसके बाद बैठा के रख दिए। फिर बजर, जो इंटरव्यू रूम था वहां पे बजर रखा था, तो वहां पे बजर बज रहा था। उसके बाद एक एक कैंडिडेट को अंदर घुसाया जा रहा था। ठीक है, मतलब 3-4 कैंडिडेट को रेडी करके वो लोग ले जा रहे थे दूसरे रूम में। वहां पे वो लोग, उन लोगों का बारी था। तो जब बजर बज रहा था अंदर से सर लोग, मतलब जो पैनल है वो बजर बजा रहे थे। जब साउंड हो रहा था उसके बाद गार्ड हम लोगों को एक एक कर, मतलब एक ही को अलाउ कर रहा था। उस कैंडिडेट का तब बारी आ रहा था। तो ऐसे करके हो रहा था पूरा इंटरव्यू। नेक्स्ट, तो वहाँ पे सारा दिन रहे। तो लेकिन वहाँ पे बोल दिया गया था कि आप लोगों का लेट होगा। जो लोग, हम लोग थोड़ा लास्ट में थे, उन लोगों को बोला गया था कि आप लंच करके आ सकते हो। तो हम लोग अकॉर्डिंगली वहाँ से चले गए और लंच वंच करके घूम फिर के आ गए। वो अलाउड था। मतलब हम लोग, जिन लोगों का लेट से था, थोड़ा सीरियल नंबर लास्ट में था। उसके बाद आ रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज एंड ड्यूरेशन एंड पैनल। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना। प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। मेरे चैनल नया है, छोटा है, लेकिन सारे के सारे यूजफुल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज जाके आप मेरा सीजीएल का प्रिपरेशन वगैरह का वीडियो, मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन, ये सब भी देख सकते हैं। सारे के सारे यूजफुल सारे वीडियोस है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। लैंग्वेज, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इंटरव्यू लैंग्वेज क्या था। देखिए मेरा तो इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था। पूरा का पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था और मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश में ही जवाब दिया। मैं बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने पूरा इंग्लिश वर्शन, मतलब इंग्लिश में ही मैं, उन्होंने क्वेश्चन किया और इंग्लिश में ही मैंने आंसर दिया। ठीक है। ड्यूरेशन जितना मुझे याद है 15 मिनट्स, अराउंड 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। ठीक है, अराउंड 15 to 20 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। और पैनल, 3 मेंबर पैनल थे। ठीक है, पैनल में 3 मेंबर थे। मोस्ट प्रोबेबली 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स थे वहाँ पे। 3 मेंबर पैनल, ऑल ओवर मेल, मतलब सारे के सारे मेल, मतलब मेल ऑफिसर्स थे। तो एक जो सर थे वो शायद साउथ से थे। मतलब उनका
बोलने का तरीका से पता चल रहा था। तो टोटल 3 मेंबर का पैनल था और वो उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे। हाँ, तब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, एक बात याद रखना, ये इंटरव्यू मेरा मार्च 2022 हो रहा था, 22 में हुआ था। तब रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ था। तब एकदम फ्रेश यूक्रेन रशिया वॉर तब फ्रेश चल रहा था, मतलब एकदम शुरू शुरू में तभी रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। तो ऐसे माहौल में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उसके लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन मुझे बहुत पूछे गए थे। तो मार्च 2022 के ऊपर सोच के आप इसके ऊपर विचार करना। आज के दिन में ये क्वेश्चन उतना रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन उस टाइम पे था। तो फॉर्मेलिटीज फॉर्मेलिटीज मैंने घुसा, बजर बजा, लास्ट कैंडिडेट मैं ही था। अंदर घुसा तो देखा 3 मेंबर पैनल थे। मैंने बोला कि मे आई कम इन सर। उन लोगों ने बोला ठीक, प्लीज कम। उसके बाद मैं आया और उन्होंने बोला प्लीज सिट। तो मैंने एक वहाँ पे चेयर था, वहाँ पे मैंने बैठ गया और सारे के सारे तीनों जो सर थे उन लोगों को गुड आफ्टरनून विश किया। मतलब हर एक को अलग अलग से, मतलब हर एक के तरफ आई कांटेक्ट करते हुए मैंने गुड आफ्टरनून, तीनों को ही गुड आफ्टरनून बोला। ठीक है, तो ऐसे करके फॉर्मेलिटीज मैंने पूरा किया। उसके बाद आते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन आया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने बोला कि मेरा नाम अर्णव मुजुमदार है। मैंने इंग्लिश में बोला, मैं आपको वीडियो में हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं मेरा एजुकेशन मैंने बोला कि बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक मैंने किया है। उसके बाद मैं वर्क भी करता हूँ। मैं अभी करेंटली कॉग्निजेंट में, आईटी सेक्टर में कॉग्निजेंट में काम करता हूँ अभी एज ए प्रोग्राम एंड एनालिस्ट। उसके बाद मैंने फैमिली के बारे में बताया कि मेरे घर में क्या कौन कौन है। इतना दूर बता के मैंने स्टॉप किया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बस इतना ही बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया। जो सर लेफ्ट में बैठे थे एकदम, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डू यू नो विच कंट्री इज एट टॉप पोजीशन इन हेवी इंडस्ट्रीज। मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको पता है कि हेवी इंडस्ट्रीज में कौन सा कंट्री टॉप पे है। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया। मुझे इसका एग्जैक्टली मालूम नहीं था। ठीक है, उस टाइम माइंड में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला ओके, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस उन्होंने दिए। उन्होंने बोला बताओ यूएसए और जर्मनी, कौन से कंट्री है आंसर इसका। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुना और मुझे उस रेलिवेंट ये क्वेश्चन किया। तब जाके मैंने बोला कि आई थिंक इट इज जर्मनी। ठीक है, तो मैंने करेक्ट ही बताया कि ये जर्मनी है। तो करेक्ट हुआ। उसके बाद ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। तब देखिए रशिया यूक्रेन वार चल रहा था। ठीक है, उस इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब सैंक्शंस लगा दिया था कि रशिया से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई खरीदेगा नहीं, कुछ बेचेगा नहीं। ऐसा सैंक्शंस लगाया गया था, आपको याद होगा। तो उस रिस्पेक्ट में, उस सर्कमस्टेंसेस में ये क्वेश्चन पूछा गया, जर्मनी इज नॉट फुल्ली सपोर्टिंग द सैंक्शंस ऑन रशिया, व्हाई सो। जर्मनी क्यों रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया है, जो बैन लगाया गया, उसके साथ पूरा पूरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा उसके। तो मुझे ये याद था, मैं करंट अफेयर्स पढ़ के गया था। तो मैंने बोला कि एक क्रूड ऑयल का इशू है, क्रूड ऑयल और पाइपलाइन गया है जर्मनी, रशिया से तेल खरीदता है, वहां पे पाइपलाइन भी गया है। इसीलिए अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया तो जर्मनी का इकोनॉमिक, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस हो गए होंगे। ये जो क्रूड ऑयल का पाइपलाइन गया है उसके वो अगर बंद हो गया तो इसलिए जर्मनी उसको फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सैंक्शंस के ऊपर फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये बताया मैंने, तो ठीक ठाक ही मैंने बोला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इज रशिया डूइंग द राइट थिंग बाय अटैकिंग यूक्रेन। मतलब रशिया जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, वार कर रहा है, ये क्या ठीक कर रहा है। मैंने ये अपने तरीके से बोला कि देखिए, जो अभी जो मॉडर्न एरा है, ये सभ्य समाज का एरा है। तो यहाँ पे कोई वार या अटैक अच्छा नहीं लगता। जो भी प्रॉब्लम्स है दो देशों के बीच बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपस में बैठ के, मतलब डिप्लोमेसी का यूज करके, डिप्लोमेटिक वे में आपको सॉल्व करना चाहिए। इसका वार कोई ऑप्शन नहीं होता, वार कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप दो दो कंट्री आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, आप बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाले, यही बेहतर है। मतलब वार नहीं होना चाहिए। आज के दिन में वार को हम नहीं मान सकते। ये मैंने बोला।
तो इसके ऊपर जो सर थे पैनल में मिडिल में, उन्होंने एक अजीब टाइप का क्वेश्चन किया, मतलब एकदम बाउंसर। तो उन्होंने बोला, देन व्हाई शुड वी कीप आर्मी इफ वी डोंट गो फॉर ए वार? मतलब हम आर्मी क्यों रखे अगर हम वार में नहीं जाए? वार ना करे तो आर्मी रख के फायदा क्या है? ये उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला कि तब मैंने बोला एकदम इंस्टेंट कि सेल्फ डिफेंस के लिए रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी के ऊपर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आसपास के कोई देश हमारे ऊपर वार कर दे, अटैक कर दे। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमको आर्मी प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रेडी रखना चाहिए। जैसे हमारे हमारे भी दो हॉस्टाइल नेबर्स है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ये लोग है। ये लोग भी कुछ अच्छा नहीं है एज ए नेबर। तो ये लोग भी कभी भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को भी आर्मी रख के रेडी प्रिपेयर रहना चाहिए कुछ खराब इंसिडेंट के लिए। देन उन्होंने पूछा इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज चाइना डूइंग इन द इंडियन बॉर्डर्स? मतलब चाइना अभी क्या कर रहा है इंडियन बॉर्डर्स में? तो मैंने बोला कि डोकलाम इशू जो था उसके बारे में बोला, उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जहाँ पे जम्मू कश्मीर के उधर जो इशू हुआ था, तो कुछ चाइना के कुछ लोग घुस के आए थे वहां पे, थोड़ा हाथापाई भी हुआ था। आप लोगों को मालूम है, करंट अफेयर्स जो लोग फॉलो करते हैं, वो मैंने बताया कि वो लोग बॉर्डर के तरफ वो लोग आ रहे हैं, और हम लोग का जो टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी, उसको कब्जा करने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है। उसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जो भी मिलता है, वो लोग अपना बॉर्डर एक्सपेंड करके इंडिया के अंदर घुस जा रहे हैं, और इंडिया का टेरिटरी अपना बोल के क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं, तो मैंने आंसर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का आ गया, पॉलिटी से। व्हाट इज द डिफरेंस, ये जो राइट साइड में सर बैठे हुए थे उन्होंने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो ये पूछा, मैं ये थोड़ा सोच के जवाब दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एकदम हम लोग का राइट्स है, उसको कोई छीन नहीं सकता। बेसिकली कोई छीन नहीं सकता नॉर्मल सिचुएशन में। तो और इसके लिए हम लड़ सकते हैं, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स में कोई छीना जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम लोग इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एक सजेशंस के टाइप का है। वो एक सरकार के, वो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसको मतलब उसका मतलब है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। वो एक आइडियल्स है, उसको गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, वो सबको उसका पालन करना चाहिए, ऐसा बात है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आपको गवर्नमेंट को देना ही है अपने सिटीजन्स को। मैंने जितना हो सके ये मैंने उनको कन्वे किया, समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किए कि इज इंडिया ए फेडरल और क्वासी फेडरल कंट्री? इसका आंसर मुझे ठीक से मालूम नहीं था। ठीक है, मैंने मैंने बोला कि मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है। उन्होंने बोला ट्राई करो, आप ट्राई करो, कोई एक को फेडरल, इंडिया फेडरल है या क्वासी फेडरल? तो मैंने बोला सर क्वासी फेडरल। तो ये मेरा गलत हो गया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सबको याद रखना चाहिए, मैं भूल गया था। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गलती हो सकता है मुझे, इसके बाद मतलब ये टर्म मुझे याद नहीं आया उस टाइम में इंटरव्यू के दौरान। तो इंडिया इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल भी नहीं है, क्वासी फेडरल भी नहीं है। तो इन्होंने उन्होंने ये आंसर बताया इंटरव्यू बोर्ड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा बाउंसर आने लगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, और मतलब थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन आने लगा, थोड़ा टफ टाइप का। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करना, और जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करो जरूर करना मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि योर स्टेट सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, often complains about the over interference of central government in state matters like increasing BSF jurisdiction to 50 kilometers. What is your opinion? तो आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में सीएम कौन है, गवर्नर कौन थे 2022 में। तो वो क्वेश्चन ये था कि आपका वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है वो बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही इंटरफेरेंस कर रहा है स्टेट गवर्नेंस ने। जैसे उस टाइम जस्ट इंटरव्यू के कुछ महीने पहले बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन है, आपको पता होगा, वो 20 या 25 किलोमीटर होते थे बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर तक बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन रहता था। लेकिन कुछ ही महीनों पहले
सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट ने वो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक वो कर दिया था, कि मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर, वेस्ट बंगाल का जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां से मतलब पूरा देश में ही यह किया था कि मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में क्या होता, तो बांग्लादेश बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ गया, मतलब स्टेट पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं था, कम कम हो गया वहां पे। तो इसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे बोला व्हाट इज योर ओपिनियन। तो मैंने बोला कि देखिए, इन नेशनल इंटरेस्ट के कारण मैंने जो कॉम्प्लेंस ओवर इंटरफेरेंस इन स्टेट अफेयर्स, इसको मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। मैंने जो बीएसएफ जुरिस्डिक्शन वाला वो उन्होंने पूछा, मेंशन किया, उसके ऊपर मैंने फोकस करके डाइवर्ट कर दिया थोड़ा आंसर, कि बीएस जो जो जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया का इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी के कारण अगर जो बढ़ाना होता है बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन, तो वो एक अच्छा चीज है, क्योंकि स्टेट पुलिस से बीएसएफ का ट्रेनिंग वगैरह, बीएसएफ का जो कॉम्पिटेंसी है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल बॉर्डर में वो लोग ज्यादा कैपेबल है, मतलब इनफिल्ट्रेशन वगैरह का कंट्रोल करने में। तो ये अच्छा ही बात है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारा इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ये अच्छा ही किया गया, मुझे लगता है। तो मैंने ऐसे आंसर करके थोड़ा आंसर डाइवर्ट कर दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इज योर स्टेट्स गवर्नर इज इन ए टसल विद चीफ मिनिस्टर एंड हर गवर्नमेंट। आपको पता है उस टाइम और अभी भी स्टेट का गवर्नर जो है, राज्यपाल, उनके साथ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट का एक टसल चल रहा है, और वहाँ उस टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो इज ही इंटरफेयरिंग टू मच इन स्टेट अफेयर्स, हाउ डू यू सी दैट, मतलब जो आपका गवर्नर है वो स्टेट अफेयर्स में थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है, आपको क्या लगता है, ये उन्होंने पूछा था। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, ये तो हम मैंने इसका इसका भी आंसर डायरेक्ट नहीं बोला। मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई आई सी ही इज डूइंग हिज जॉब, मतलब उन्होंने वो अपना काम ही कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जस्ट इंटरव्यू के 5-7 दिन पहले सब करंट अफेयर्स से वो लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस। इंटरव्यू के 5-7 दिन पहले शायद एक नोटिस आया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा का जो मीटिंग है, वो रात 2 बजे को होगा, मतलब जो नोटिस आया था उसमें 2 PM की जगह 2 AM लिख दिया गया था। ठीक है, कि विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन बैठेगा, मीटिंग बैठेगा, वो 2 PM की जगह 2 AM हो गया था बाय मिस्टेक। ठीक है, मैंने वही बताया उनको। तो मैंने जैसे ही ये बताया, उन्होंने बोला इज इट ए स्कूल, कि कभी भी मिस्टेक हो जाएगा, 2 PM की जगह 2 AM हो जाएगा, डू यू सपोर्ट दैट। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कुछ ऐसा टसल की बात नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनको कॉल भी किया था, चीफ मिनिस्टर ने ये जो मिस्टेक हुआ था, टाइपिंग का एरर था, 2 PM की जगह 2 AM, वो फोन पे गवर्नर सर को बता भी दिया था फोन करके कि ये एक प्रॉब्लम है, 2 PM की जगह 2 AM हो गया था। तो मैंने जैसे ही ये बताया, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, आपको कैसे पता कि आपका सीएम गवर्नर को फोन किया था कि 2 PM की जगह 2 AM हो जाएगा। तो ये एकदम अचानक से क्वेश्चन किया, आपको कैसे पता। मैंने तब बोला कि मैंने पेपर में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उन्होंने सीएम ने कॉल किया था गवर्नर को इस बारे में बातचीत करने के लिए, इस मिस्टेक को बताने के लिए। तो डायरेक्ट उन्होंने फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते, आप न्यूज़पेपर को मानते हो, न्यूज़पेपर में जो लिखा जाता है वो सारे के सारे सही है। सब इंग्लिश में हो रहा था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो बोला कि जो इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, सारे के सारे सच है, आपको कैसे मालूम, वो लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने कुछ जवाब नहीं, फिर उन्होंने ही बोला कि आप न्यूज़पेपर को ट्रस्ट करते हो। उस टाइम आंसर दिया कि सर मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास इंटरनेट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, ये सब मैं फॉलो करता हूँ, और यहीं से मैं मुझे कुछ जानकारी मिलता है करंट अफेयर्स के बारे में। तो मेरे पास और कोई अभी फिलहाल कोई अल्टरनेटिव नहीं है इंफॉर्मेशन गदर करने का। तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ, और वहीं वहीं से मैं सब जानता हूँ, जान सकता हूँ। तो उन्होंने फिर से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि अगर जब आप आईबी में होंगे, जब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में आएंगे,
तो क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ के इंटेलिजेंस गैदर करोगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ के स्पाई बनोगे? ये क्वेश्चन उन्होंने फिर से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि आप कैसे स्पाई बनोगे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के आप स्पाई बनोगे? मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं तब न्यूज़पेपर नहीं, तब मेरा जब मैं जॉब में होऊंगा, जब मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करूंगा, तब मैं अपना एरिया में जहाँ मैं पोस्टिंग रहूंगा वहाँ मैं अपना खुद का नेटवर्क बना लूंगा, वहाँ पे जानकारी लूंगा, मैं फील्ड में जॉब करूंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मैं ऐसे बनाऊंगा, मेरा कांटेक्ट में रहेंगे, जहाँ से मैं प्रॉपर एकदम ग्राउंड लेवल का इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल से मैं न्यूज़ कलेक्ट नहीं करूंगा, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करूंगा, मैं खुद से करूंगा। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डेंजरस क्वेश्चन होते जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ऑपोजिशन पार्टीज, वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में सोचना, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज ऑफन से दैट योर करंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अपीसमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, डू यू एग्री? तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उन्होंने पूछा कि आपका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, करंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, विरोधियों जो विरोधी पार्टी है वो उन लोगों का कहना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मुस्लिम लोगों के ऊपर अपीसमेंट मतलब तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप क्या इसको मानते हैं? तो मैंने इसका आंसर डायरेक्टली नहीं दिया। मैंने बोला कि वी शुड ट्रीट ऑल रिलीजियंस इक्वली, सारे के सारे रिलीजियंस को हमें समान ट्रीट करना चाहिए। किसी एक को अपीसमेंट या किसी एक रिलीजन को अगर मैं खराब बोलता हूँ या किसी एक रिलीजन के ऊपर मैं अपना कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाता हूँ, तो ये बाकियों के लिए ठीक ठाक नहीं है। सबको, सब रिलीजन को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है। तो मैंने ऐसे करके आंसर दिया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ यस, अगर हाँ है, तो व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्रॉब्लम्स फॉर दिस अपीसमेंट पॉलिसीज इन इंडियाज और वेस्ट बंगाल्स इंटरनल सिक्योरिटी? मतलब अगर ये मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी अगर सही है, मतलब सच में हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो इसका प्रॉब्लम मतलब इसका क्या क्या प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है आपका इंडिया या वेस्ट बंगाल की इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, क्या क्या प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस अपीसमेंट पॉलिसी के कारण? तो मैंने तब बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही सामने है, और बांग्लादेश एक मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, ठीक है। वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। और अगर वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, वेस्ट बंगाल में अगर मुस्लिम अपीसमेंट ज़्यादा हो रहा है या होता है, तब प्रॉब्लम यही होगा कि बांग्लादेश तो इंडिया से थोड़ा पीछे है, इकोनॉमिकली बोलिए और या कुछ भी बोलिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो वेस्ट बंगाल या कोलकाता का अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ लीड करने का जो बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर लाइफ लीड करने का जो चांसेस है कोलकाता या वेस्ट बंगाल में, उसको चेस करते हुए बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल या कोलकाता की ओर आना चाहेंगे। और अगर अपीसमेंट पॉलिसी रहता है, तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अपीसमेंट मिलेगा तो यहाँ पे वो सेफ है, तो इसीलिए वो लोग ज्यादा ज्यादा करके इन्फिल्ट्रेट होने लगेंगे बांग्लादेश से, इंडिया की ओर इन्फिल्ट्रेट, बॉर्डर क्रॉस करके इधर आने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ का जो वेस्ट बंगाल का जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो लोग ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उन लोगों के साथ उन लोग बांग्लादेश से आए हुए मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स का असल होगा, झमेला होगा, फाइट होगा। इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसको अच्छे से डिटेल में बताया, इस अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि बाहर के लोग जब इधर आ जाएंगे, इधर आने के कारण यहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन से उनका क्लैश होगा, तब लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकते हैं, तब इंडिया का या वेस्ट बंगाल का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा हो सकता है। तो ये मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, हैव यू सीन एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टिल नाउ? मतलब इस कारण, ये जो मैंने कारण बताया, इसके ऊपर इस कारण के लिए आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू अभी तक देखने को मिला है? तो मैं थोड़ा चिंता करने लगा, मेरे माइंड में तब एग्जैक्टली नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा चुप था, मैं बोला कि अभी सर मैं मतलब रिकॉल नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हुआ है, अभी फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने ही खुद से बोला कि हैव यू सीन सीएए प्रोटेस्ट?
जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, CAA प्रोटेस्ट इन योर वेस्ट बंगाल और कोलकाता, तब जाके मुझे याद आया। तो मैंने बताया हाँ सर, मैंने देखा था 2019 के एंड तक यहाँ पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था, तब बहुत सारे ट्रेन जलाए गए थे, प्रोटेस्ट हुआ था बहुत, मतलब झमेला हुआ था यहाँ पे कोविड आने के जस्ट पहले, सीएए को लेके। तो मैंने ये बताया, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, हु डिड द डिस्ट्रक्शंस, मतलब जो ट्रेन जलाए गए थे, जो मतलब तबाही मचाया गया था, डिस्ट्रक्शंस किया गया था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, वो कौन लोगों ने किया? तो मैंने बोला कि जो लोग बाहर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग इलीगली हमारे देश में घुस आए हैं, वेस्ट बंगाल में घुस आए हैं, सीएए होने के कारण जिन लोगों का सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा, या जिन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, जो लोग अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं इलीगली, उन लोगों को इससे परेशानी होगी सीएए को लेके। तब वो लोग, इसीलिए वो लोग ही इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन लोगों ने, ये इलीगल इमिग्रेंट्स ने ये डिस्ट्रक्शन, ये तोड़फोड़, ये ट्रेन जलाना, ये सब किया था। तो ये सब मैं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू कैन गो नाउ। तो तब मैंने उठा, मैंने उन लोगों को थैंक यू बोला, तीनों को अलग अलग से थैंक यू बोला। उसके बाद मैं वहां से निकल गया सीधा। तो यही था। तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे के सारे आई कांटेक्ट करते हुए, जो सर ने क्वेश्चन किया था, तीन लोगों में से जिन्होंने ही क्वेश्चन किया था, सारे के सारे मैंने आंसर उनके एकदम आई टू आई देख के, आंखों से आंख मिलाते हुए सारे के सारे आंसर दिया, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुरंत आंसर दिया। एक आध क्वेश्चन में मैं थोड़ा रुक के थोड़ा सोच के आंसर दिया, बाकी सारे के सारे इंस्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, इसीलिए मेरा फर्स्ट बैच में ही सिलेक्शन हुआ था। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, मतलब बैच हुआ था ज्वाइनिंग का, मेरा फर्स्ट बैच में ज्वाइनिंग आया था, तो रैंक वाइज ही हो रहा था ज्वाइनिंग। तो आज इतना दूर ही था। तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपको पता है। और सीजीएल के लिए भी मैं, और दूसरे एग्जाम्स के लिए रेलवे का बड़ा वैकेंसी आ रहा है, उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।